नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत में 1857 की क्रांति के कुछ पहलू। बल्कि हमारा उद्देश्य राजस्थान 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करना था। भारतीय 1857 की क्रांति जो थी उसके बाद में राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या पहलू रहे उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान में अगर हम बात करें 1857 की क्रांति से संबंधित में, तो 1832 ईस्वी की घटना है। राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है अजमेर। अजमेर को मोस्टली हम सभी जानते हैं। अजमेर राजस्थान का वह जिला है जिसे अगर बात करें तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ध्यान में रखोगे, अजमेर में 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना। और राजपुताना जो रेजिडेंसी है उसका जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था एजीजी। क्या कहा जाता था? एजीजी कहा जाता था, यानी हम कह सकते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन होता था? जिस प्रकार भारत में जो 1857 की क्रांति है उस समय गवर्नर जनरल थे, वो थे अगर हम कहें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के नीचे रियासतों में, यानी रियासतों के एक संगठन के ऊपर काम करने वाला होता था एजीजी। यानी राजपुताना का जो एजीजी था वो कौन था? तो ध्यान में रखोगे, 1832 में यानी प्रथम जो एजीजी थे राजस्थान के वो थे सर लोकेट। क्या नाम था? सर लोकेट। ये आप ध्यान में रखोगे। और क्रांति के समय जो एजीजी थे राजस्थान में, क्रांति के समय जो एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो आपका रहेगा पैट्रिक लॉरेंस। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, तो सर लोकेट। अब देखिए कि 1857 की क्रांति से पहले जो राजपुताना रेजिडेंसी स्थापित हुई उसका मुख्यालय था अजमेर में। ध्यान में आप ये रखोगे कि ये राजपुताना रेजिडेंसी का शीतकालीन मुख्यालय था। कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजपुताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय वहीं स्थापित था जिस स्थान को कहा जाता है राजस्थान का शिमला, यानी हम कह सकते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में राजपुताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय स्थापित किया गया। अब देखिए कि गवर्नर जनरल के नीचे काम करता था एजीजी और एजीजी के नीचे काम करते थे पीए, यानी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट। अब देखिए, पॉलिटिकल एजेंट जो है वो प्रमुख प्रत्येक रियासत का एक पॉलिटिकल एजेंट होता था और एजीजी पूरे राजपुताना पर था। अब देखो कि 1857 की क्रांति के समय किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन सी रियासत का शासक कौन था? राजस्थान में क्रांति के समय कितनी छावनियां थी? किस किस छावनी द्वारा विद्रोह किया गया? कौन सी छावनी में कब कब विद्रोह हुआ? कौन कौन से नेतृत्वकर्ता उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कौन से क्रांतिकारी महत्वपूर्ण रहे? किस राजा द्वारा अंग्रेजों का सहयोग और किस राजा द्वारा क्रांतिकारियों का सहयोग किया गया? वो सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी हमें 4 रियासतें दिखाई जाती हैं और सामने 4 राजा, जिनमें से सभी रियासतों के एक राजा होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि रियासत और रियासत का शासक। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं करता हूं मेवाड़ की। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन और सबसे ताकतवर रियासत है मेवाड़। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे राणा स्वरूप सिंह। क्या नाम था? राणा स्वरूप सिंह। अब मोस्टली मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये वही राणा स्वरूप सिंह है जिनके द्वारा विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाया गया था। वही विजय स्तंभ जिसका निर्माण 1437 में सारंगपुर युद्ध विजय के स्वरूप राणा कुंभा ने करवाया था। उसके बाद में देखिए एक रियासत आती है मारवाड़। मारवाड़ राजस्थान की वह रियासत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है। राठौड़ वंश का गढ़ माना जाता है। और अगर हम बात करें तो सबसे बड़े जिले जो है वो मारवाड़ रियासत में ही स्थापित थे। और मारवाड़ के उस समय शासक थे तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह।
ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए अगली हम बात करते हैं जयपुर, या हम इसे वर्तमान में जयपुर कहते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम था आमेर। तो ध्यान में रखोगे कि आमेर या जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से जो आपकी, या हम बात करें राजपूताने की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी आमेर या जयपुर। ध्यान में ये रखोगे कि आमेर जयपुर के जो शासक उस समय थे वो थे राम सिंह द्वितीय। तो ये आप ध्यान में रखोगे, राम सिंह द्वितीय है वो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे, और मोस्टली राम सिंह द्वितीय को कहा जाता है जयपुर स्थापत्य कला का जनक। और ये भी ध्यान में रखना कि ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल किसका शासनकाल, तो राम सिंह द्वितीय का, और ब्लू पोट्री का जो जनक है वो कहलाता है कौन, तो आप ध्यान में रखोगे कि मान सिंह है वो ब्लू पोट्री को राजस्थान लेकर आए थे। उसके बाद में देखिए एक रियासत कोटा, राजस्थान में वर्तमान में शिक्षा नगरी के नाम से जाने जाने वाला कोटा 1857 की क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थल था, और कोटा के शासक थे हाड़ा राम सिंह। क्या नाम था, हाड़ा राम सिंह। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगली रियासत आती है आपकी बीकानेर, जांगल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र, जो 1000 वेलियों का शहर कहलाता है बीकानेर। और अगर देखें तो जॉर्ज थॉमस और एलपी टेसिटोरी का भी स्थल कहलाता है बीकानेर। बीकानेर की अगर हम बात करें, यहाँ आप सरदार सिंह करोगे। आगे अगर हम बात करें तो बीकानेर के बाद में जो महत्वपूर्ण रियासत आती है उसका नाम आता है करौली। करौली ये वही करौली है जहां पर केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, और केला देवी है वो यादव वंश की कुलदेवी है। लांगूरिया और भुटकर जो नृत्य जहाँ के प्रसिद्ध है वो केला देवी के हैं। और ये भी ध्यान में आप रखोगे राजस्थान की एकमात्र देवी जिसके मंदिर में मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती, उसी केला देवी के जिले करौली की मैं बात कर रहा हूँ। करौली का क्रांति के समय जो शासक था वो था मदनपाल। क्या नाम था, मदनपाल। तो ये राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण रियासतें और उनके शासक। अब हम बात करते हैं कि किस रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, तो रियासत और उसके बाद में पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ की। तो मेवाड़ में 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, तो सावर्स, मेजर सावर्स। ध्यान में आप रखोगे कि मेवाड़ में महत्वपूर्ण जिले का नाम है उदयपुर, और उदयपुर है वो सावर के लिए प्रसिद्ध है, यानी झरनों के लिए प्रसिद्ध है। तो वहां से आप लिख सकते हो सावर्स, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में देखिए मारवाड़। अब देखिए मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मेघ मौसन। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, मेघ मौसन रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं आमेर जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे इडर। क्या हो जाएंगे, इडर। देखिए भारत का ईडन गार्डन कोलकाता में और राजस्थान का ईडन गार्डन जयपुर में, स्वयं मानसिंह स्टेडियम को ईडन गार्डन राजस्थान का कहा जाता है। तो ईडन का सीधा अर्थ है आमेर जयपुर से। उसके बाद में देखिए भरतपुर, सीधा क्वेश्चन आता है कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो आपका उत्तर रहेगा मोरिशर। क्या नाम रहेगा, मोरिशर। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करते हैं कोटा। अब कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे, मेजर बर्टन। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं कि मेवाड़, मारवाड़, आमेर, भरतपुर और कोटा, ये 5 रियासतें और इनके 5 प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट। अब बात आती है राजस्थान में छावनियों की। राजस्थान में छावनी, तो देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी, तो पहला उत्तर आपका रहेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति से समय कुल जो छावनियों की संख्या थी वो थी 6। अब ये 6 छावनियां हैं वो कौन कौन से जिलों में थी, तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नंबर 1 अगर हम बात करें तो नसीराबाद, और नसीराबाद जो है ये छावनी आपकी आ जाएगी अजमेर, राजस्थान के हद्दे में। कौन से जिले में है, अजमेर में है। उसके बाद में देखिए अगली नंबर 2 ब्यावर। ब्यावर जो छावनी है ये भी आपकी कहां हो जाएगी, अजमेर में हो जाएगी। मोस्टली मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का वह स्थल जहां का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है, तो ब्यावर अजमेर। और राजस्थान में अगर सूंगड़ी नस्वार कहीं की प्रसिद्ध है वो, तो ब्यावर अजमेर की है। नंबर 3
नंबर 3 का नाम आता है देवली। देवली जो छावनी है ये आपकी टोंक जिले में, कौन से जिले में? टोंक में। 1857 की क्रांति के समय देवली नामक स्थान टोंक में था और वर्तमान में भी टोंक में है। ध्यान में आप ये रखोगे कि टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और भारत में ये दूसरी मुस्लिम रियासत थी। अगर देखें तो क्रांति या क्रांति से पहले जो भारत में 565 रियासतें थी उनमें से 2 मुस्लिम रियासतें थी, एक आपकी टोंक होती है और एक गुजरात की पालनपुर रियासत। तो देखिए देवली टोंक में, और टोंक का एक महल मैं अलग से आपको बता देता हूँ, मुबारक महल। राजस्थान इतिहास में ये मुबारक महल है, ये ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो ही पशु जो पालन है उसमें ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। उसके बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर ऊंट की बलि बंद कर दी गई। एक बात और ध्यान में रखोगे कि राजस्थान में मुख्य रूप से मुबारक महल है वो 2 हैं। एक मुबारक महल आपका जयपुर में है, और जयपुर का मुबारक महल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का वह महल जो मेहमानबाजी के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर का मुबारक महल और ऊंट की बलि के लिए जो महल प्रसिद्ध है वो टोंक का मुबारक महल। उसके बाद में देखिए नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 का नाम आता है आपकी, अगर देखें छावनी का, तो इरिनपुरा। कौन सी छावनी? इरिनपुरा छावनी। और इरिनपुरा छावनी है वो पाली में है। पाली का नाम आते ही अपने दिमाग में 2-3 चीजें आ जाती हैं कि राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगर देखें तो छत्ते कहाँ के प्रसिद्ध है, बारिश का मौसम आता है छत्ते लेते हैं काम में, छत्ते कहाँ के प्रसिद्ध है, तो फालना पाली के हैं। उसके बाद में देखिए आजकल बड़ा मतलब क्रेज है रेडियो और टेलीविजन का। रेडियो का तो जमाना गया, लेकिन टेलीविजन का, रेडियो और टेलीविजन अगर राजस्थान में कहीं प्रसिद्ध है तो वो फालना पाली के हैं। और मोस्टली अगर हम देखें तो भक्ति में एक नारी जिसे हम मीरा के नाम से जाना जाता है, और मीरा का जो जन्म है वो कुड़की पाली में ही हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए नंबर 4 से 5 नंबर और 6 नंबर हम यहाँ लेते हैं। 5 नंबर जो छावनी आपकी रहेगी वो रहेगी खेरवाड़ा। कौन सी छावनी रहेगी? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो छावनी है ये आपकी थी उदयपुर में। कहाँ थी? उदयपुर में। राजस्थान का वो शहर जिसे राजस्थान का ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, कौन सा है? उदयपुर है। जिलों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, और अगर हम कहें तो झरनों की नगरी आपकी उदयपुर हो जाती है। राजस्थान का माउंटेन का शहर भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो खेरवाड़ा छावनी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के ऑस्ट्रेलिया उदयपुर में है। उसके बाद में नंबर 6 की बात करते हैं तो एक नाम आता है नीमच। नीमच जो छावनी है क्रांति के समय ये थी चित्तौड़ में। कौन से जिले में थी? चित्तौड़ में थी। लेकिन वर्तमान कंडीशन में ये छावनी है वो एमपी में है, और जहां पर अभी अभी चुनावी विवाद हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं और मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान बने हैं। उसी मध्य प्रदेश में नीमच छावनी है वो स्थित है वर्तमान में। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है। आपको 4 रियासतों के नाम दिए जाते हैं, उसके बाद में आपके सामने 4 शासक होते हैं, लेकिन चारों शासकों को ऊपर नीचे किया जाता है और आपसे कहा जाता है सुमेलित कीजिए। नंबर 1 बात। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की क्या रहती है? ये रहती है कि आपके सामने 4 रियासत दी जाती है, 4 शासक दिए जाते हैं, जिनमें से एक शासक है वो गलत दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से असत्य है, यानी हमें उस एक को ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आप पॉलिटिकल एजेंट में बना सकते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप छावनियों में बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी छावनी में कब कब विद्रोह हुआ और वहां के नेतृत्वकर्ता कौन रहे। कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम जो राजस्थान है उसके क्रांति के समय रियासतों के जो प्रमुख शासक, उसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट, और उसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान में छावनियां कहां थी। तो ये एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो कहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 बात, राजस्थान में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू हुआ नसीराबाद से। कहां से शुरू हुआ? नसीराबाद से, और नसीराबाद है वो आपका अजमेर में। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो नसीराबाद। नंबर 2 बात आती है कि कब शुरू हुई? तो 28 मई 1857। यहाँ पर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी कि भारत में क्रांति है वो 10 मई को और राजस्थान में 28 मई को। 10 मई को जब भारत के मेरठ के स्थान से क्रांति शुरू हुई, उस समय जो क्रांति हुई उसमें अगर हमें वार पूछा जाए कि कौन से वार को हुई, तो आपका उत्तर रहेगा रविवार। लेकिन अगर आपसे राजस्थान में पूछ लिया जाए तो 28 मई को जो वार आता है वो आता है बृहस्पतिवार। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो 31 मई को भी देखिए, मोस्टली 31 मई जो है उसको भी अगर हम बात करें तो रविवार ही आता है।
अब देखो नसीराबाद से क्रांति शुरू होने का कारण क्या था? सबसे मोस्टली बात यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति क्यों शुरू की? तो देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी जो थे वो थे 15वीं एनआई की यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति की थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों द्वारा क्रांति क्यों की गई? तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी होगी कि आपने सुना होगा कि राजस्थान का एक किला है अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग। और देखिए इसे मैगजीन किस लिए कहा जाता है इसकी भी कहानी मैं आपको बता देता हूं। इस मैगजीन दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था अकबर द्वारा। शहंशाह जो अकबर थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। अकबर का शासनकाल रहता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो देखिए 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने दिल्ली में शासन किया। मुगल काल का प्रमुख शासक था। अकबर द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था 1570 ईस्वी में और उस समय इसे कहा जाता था अकबर का दौलत खाना। क्या कहा जाता था? अकबर का दौलत खाना। तो ध्यान में रखोगे ये मैगजीन कैसे बन गया। अंग्रेजी सरकार का राजपुताना में जितना भी हथियार आता था या गोला बारूद आता था वो किस किले में रखा जाता था? तो अकबर के दौलत खाने में। और वहीं से इसका नाम हो गया मैगजीन दुर्ग। अब ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान हैं वो तैनात थे मैगजीन दुर्ग के चारों तरफ। यानी कौन से नेटिव इन्फेंट्री के थे जवान? 15वीं एनआई के। अब 15वीं एनआई के जवान जब यहाँ तैनात थे तो अंग्रेजी सरकार द्वारा यानी जो पैट्रिक लॉरेंस राजपुताना रेजिडेंसी के जो प्रमुख थे पैट्रिक लॉरेंस द्वारा क्या किया गया? पैट्रिक लॉरेंस ने इन जवानों को यहां से हटाया और इन सबको भेज दिया नसीराबाद। यानी 15वीं जो एनआई थी वो आ गई नसीराबाद और यहाँ पर पीछे जो है वो अन्य जवानों को तैनात कर दिया गया। अब देखिए कि 15वीं एनआई के जवानों को ये लगा कि अंग्रेजी सरकार को हम पर विश्वास नहीं है और इसी कारण से नसीराबाद में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। नसीराबाद के क्रांतिकारी पहुंचे दिल्ली और दिल्ली में इनका क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। दिल्ली में इनका क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में देखिए नंबर 2 बात करते हैं कि नंबर 2 पर क्रांति कहाँ हुई? तो नीमच में। कौन सी छावनी में? नीमच छावनी में क्रांति हुई। नीमच छावनी में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई और नीमच में क्रांति करने का कार्य किया था मोहम्मद अली बेग ने। नेतृत्वकर्ता जो था वो था मोहम्मद अली बेग। और मोस्टली आप ध्यान में ये रखोगे कि मोहम्मद अली बेग द्वारा यहाँ पर विद्रोह क्यों किया गया? तो ध्यान में रखोगे कि भारत में जब अंग्रेज सर्वप्रथम सहायक संधियां कर रहे थे उसकी अंग्रेजों की जो सबसे वफादार रियासत मानी जाती थी वो अवध मानी जाती थी और अवध की जो शासिका थी वो थी बेगम हजरत महल। अंग्रेजों द्वारा बेगम हजरत महल को अपनी रियासत से निष्कासित कर दिया गया। जब बेगम हजरत महल वहां से निष्कासित हुई तो इसका विरोध पूरे मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय द्वारा किया गया और उसी समय नीमच छावनी के अंदर क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों से एक ऐसी प्रतिज्ञा लिखवाई जा रही थी या उनको दिलवाई जा रही थी कि सैनिक सदैव अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। सैनिकों को यह मंजूर नहीं था। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेज हमारे प्रति वफादार नहीं रहे तो हम अंग्रेजों के प्रति क्यों वफादार रहें? और यह कहकर मोहम्मद अली बेग द्वारा विद्रोह कर दिया गया। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ और नीमच छावनी से देखिए कि नीमच छावनी में जब विद्रोह होता है तो यहाँ पर जो थे वो थे पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स। अब मेजर सावर्स जो है वो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से भागते हैं और इनके साथ में प्लस 40 अंग्रेज अधिकारियों के परिवार थे। कितने अंग्रेज अधिकारियों के परिवार? 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार इनके साथ में थे। तो देखिए अब 40 अंग्रेज अधिकारी के परिवारों को लेकर यानी उनकी जान बचाने के लिए मेजर सावर्स निकलते हैं और मेजर सावर्स पहुंचते हैं डूंगरा गांव। कौन सा गांव? डूंगरा गांव। देखिए अक्सर एग्जाम में आता है कि मेजर सावर्स द्वारा नीमच छावनी से भागने के बाद सर्वप्रथम कहां शरण ली गई थी? तो कौन से गांव में ली गई थी? डूंगरा गांव में ली गई थी। और डूंगरा से ये पहुंच गए कहां पर? ये पहुंच गए राणा स्वरूप सिंह के पास। किसके पास पहुंच गए? राणा स्वरूप सिंह के पास पहुंच जाते हैं। राणा स्वरूप सिंह द्वारा मेजर जो सावर्स हैं
इनको शरण दी जाती है और राणा स्वरूप सिंह जो शरण देने का कार्य करते हैं वो पिछोला झील पर करते हैं। कौन सी झील पे करते हैं? पिछोला झील पर करते हैं। और पिछोला झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर में है। मोस्टली आप ये ध्यान में रखोगे कि उदयपुर में राजस्थान की ये प्रमुख पिछोला झील स्थित है। ये वही झील है जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था और राणा लाखा के शासनकाल में ही जावर उदयपुर में राजस्थान में चांदी की खानों का उत्खनन हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखोगे। और ये भी ध्यान में रखोगे कि पिछोला झील जो है ये राजस्थान की वह झील है जिसके किनारे प्रमुख दो महल बने हुए हैं, एक जगमंदिर महल और एक जगत मंदिर महल। इनमें इनको क्या दी गई? शरण दी गई। और पिछोला झील के किनारे बना हुआ है नटनी का चबूतरा। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा। और ये नटनी का जो चबूतरा है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। तो मोस्टली आप ध्यान में रखोगे कि नटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील के किनारे और राणा हमीर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में? राणा हमीर के शासनकाल में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि राणा स्वरूप सिंह द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी या किस पॉलिटिकल एजेंट को पिछोला झील के किनारे शरण दी गई? आपका उत्तर रहेगा पिछोला झील के किनारे और मेजर सावर्स को। नंबर 2 बात कि मेजर सावर्स नीमच छावनी से भागने के बाद मेजर सावर्स और उनके साथी 40 अंग्रेज अधिकारी परिवार राजस्थान के किस गांव में शरणार्थी के तौर पर रहे? तो उत्तर रहेगा डुगला गांव। आगे हम बात करते हैं कि नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो यहाँ से आते हैं देवली, और देवली है वहां पर इनको सहयोग मिलता है देवली के क्रांतिकारियों का और ये निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली में इसका क्या कर दिया जाता है? दमन कर दिया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो नसीराबाद और नीमच के बाद में आपकी जो अगली छावनी रहेगी वो होगा एरिनपुरा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? एरिनपुरा विद्रोह।